बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के इस नए टॉपिक के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, उसके मॉडल्स, उसके साइकिल के बारे में हम बात कर चुके हैं। पिछला लेक्चर जो था वो हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के साइकिल के बारे में था, जिसके अंदर हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा, सीखा, समझा, रिसर्च के बारे में देखा, उसके बाद मोबिलाइज कैसे किया जाता है और रिफ्लेक्शन स्टेज के बारे में। आज जो है हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में देखेंगे कि क्या होती हैं। व्हेन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी, देयर गोल्स फॉल विद इन टू ब्रॉडर कैटेगरीज। नंबर वन कैटेगरी जो है रिसोर्स प्रोविजन और ensuring a community is provided with a resource it is lacking, a form of first order change, transformation और फंडामेंटली चेंज इन आ कम्युनिटी। क्या हम सिर्फ उसको रिसोर्स प्रोवाइड करके चेंज कर रहे हैं जिसकी जिसकी उसमें कमी थी, या हम चाहते हैं कि उस कम्युनिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई जाए, and its structure such that resource and power are more equitable, distributed, a form of second order change. For example, a community may be interested in improving the educational outcome of its children. एक कम्युनिटी जो है वो अपने बच्चों की जो एजुकेशनल अटेनमेंट्स हैं या एजुकेशनल आउटकम्स हैं उसके अंदर चेंज लेके आती है। अब जब हम इन दो स्ट्रैटेजीज को देखते हैं, दो टेक्निक्स को देखते हैं, क्या हम कम्युनिटी को रिसोर्स एलोकेशन करेंगे? अब इफ़ वी डू द रिसोर्स एलोकेशन तो हम ये चाहेंगे, हम फौरी चेंज लेके आना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि हम जो स्मॉलर स्टूडेंट टीचर रेशो है उसके ऊपर चले जाएंगे। इफ़ द कम्युनिटी फोकस ऑन रिसोर्स प्रोविजन, दे मे पुश फॉर स्मॉलर स्टूडेंट टू टीचर क्लासरूम रेशो और बेटर पेयर फॉर टीचर। यानी हम फौरी कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं और जो है तो हम ये करेंगे कि हम स्मॉलर टीचर स्टूडेंट रेशो पे चले जाएंगे और या हम टीचर्स की पे इंक्रीज करके उनको इंसेंटिव देकर स्टूडेंट्स के जो है लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बट इफ़ अ कम्युनिटी फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि यानी एक वो चेंज जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे, सोसाइटी को चेंज कर दे, बिल्कुल ही उसके अंदर फ़र्क आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दे मे पुश फॉर द चेंज इन अ कल्चर वेयर बाय कम्युनिटी मेंबर्स शेयर ओनरशिप of student educational outcomes with teachers and create program that engage all member of the community। अभी क्या सूरत हाल है, हमने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर्स के ऊपर डाली हुई है। हम अपने एजुकेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसको ओन नहीं करते। स्टूडेंट्स के रिसर्च जैसे भी आते हैं वो टीचर की जिम्मेदारी है या स्कूल की जिम्मेदारी है उस वक़्त। बट इफ़ वी वांट टू ट्रांसफॉर्म तो हमें ओनरशिप कबूल करनी पड़ेगी, हमें कल्चर के अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा। कल्चर से मुराद एजुकेशनल कल्चर है, उसके अंदर चेंज ले स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को, बल्कि कम्युनिटी मेंबर्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स के एजुकेशनल आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द टीचर्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। A key consideration for someone interested in community organizing is finding ways to keep volunteer engaged. Organization can only be as effective their volunteers are working when working together over an extended period. ये देखा गया है कि अगर आप चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आपके वॉलंटियर्स को या कम्युनिटी मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक लॉन्गर पीरियड तक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो पहली मीटिंग के अंदर लोग आते हैं, जो अटेंडीज होते हैं, वो उनकी आखिरी मीटिंग तक वो 1/3 ही रह गए होते हैं, लेकिन लोगों की जो रेशो होती है कंटिन्यू करने की वो कम हो जाती है। सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ उस वक़्त इफ़ेक्टिव हो सकती है जब उसके जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स काम कर रहे हैं, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको कंटिन्यू करे। इसका फ़ायदा या क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर रोज़ रोज़ हम मेंबर्स को चेंज करेंगे
तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, हमें ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा. सो हम उन वॉलंटियर्स को इंगेज करें जो कमिटेड हों फॉर अ लॉन्गर, काम करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड. सबसे पहली जो इसमें टेक्निक है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की है. A community must engage in a process known as capacity building, or a process in which communities or organizations work to improve their collective skills and resources. Capacity building क्या है? Capacity building है कि आपकी जो जितनी स्ट्रेंथ है, जितना आप काम कर सकते हैं, उसको उससे इंक्रीज करना, आपकी स्किल्स को इंक्रीज करना, आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना. अक्सर आपने सुना होगा कि बस इसको इतना ही काम दो, इसकी कैपेसिटी ही इतनी है. सो कैपेसिटी बिल्डिंग का है कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ है काम करने की, उसको इंक्रीज करना, आपकी स्किल्स को इंक्रीज करना. कैपेसिटी बिल्डिंग according to the Western Australian Development of Community Development, community capacity building is about promoting the capacity of local communities to develop, implement, and sustain their own solutions to the problem in a way that helps them shape and exercise control over their physical, social, economic, and cultural environment. कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि आप लोकल कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी जो काम करने की अहलियत है, उसको इंक्रीज करें, कि वो अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, उनके लिए सॉल्यूशंस को तैयार करें और उनको इम्प्लीमेंट करें और उनको सस्टेन करें. सो कैपेसिटी बिल्डिंग वो अहलियत है कम्युनिटीज़ की जिसमें वो अपनी मदद आपके तहत अपने प्रॉब्लम्स को, अपने लोगों को इस्तेमाल करते हुए हल कर सकती हैं. लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि आपके जो लोग वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक लंबे अरसे तक पार्टिसिपेट करें. कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. जो की वर्ड है यहाँ पे वो ये है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रुकने वाला अमल नहीं है. रिक्वायर्ड टू फॉस्टर द प्राइड एंड अप्रोप्रिएट लोकल लीडर. नंबर 1 क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. नंबर 2 कि इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? लोकल लीडरशिप दैट अलाउज कम्युनिटी थ्रू देयर मेंबर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, कि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें. तो 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे. इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नंबर 2 local leadership, and number 3 take the responsibility for their own development. In other words, before action happens, community needs to make sure they can do the things they need to do to make the action happen and sustain the results they want. These things can include tangible resources like money or space, power, leadership, or the network of people who care about an इशू. अच्छा, आप कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? क्यों नहीं हम उसी कैपेसिटी के ऊपर जिसके ऊपर वो कम्युनिटी है उसके ऊपर ही रहने देते? सो अगर आप उसको उसी स्टेज पर छोड़ देंगे तो वो एक स्टैटिक हो जाएगा, वो माशरा एक स्टैटिक माशरा हो जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होगी. Engaging in capacity building can improve community readiness for the members to do things they need to do for change to happen. So हमारा बेसिक आइडिया क्या है पीछे से कि हम माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं, लेकिन क्या वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए, कम्युनिटी इस चीज़ के लिए रेडी भी है कि नहीं है? कम्युनिटी रेडीनेस typically moves through 9 stages and can increase or decrease depending on community issue and intensity of community efforts and external events. ये जो community readiness के जो 9 stages हैं ये हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी है क्या कि चेंज हम ये देख सकें कि क्या वो कम्युनिटी एक परमानेंट चेंज के लिए या एक चेंज के लिए रेडी भी है या नहीं.
सो अगले लेक्चर में हम कम्युनिटी रेडीनेस की जो 9 स्टेजेस है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.